हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमटीजी फिंगर टिप्स फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 टू 40। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 20 तक देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 21 टू 40। हर एक वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे एमटीजी फिंगर टिप्स फिजिक्स के बच्चों। तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, उसमें कोई डाउट है पहले 20 क्वेश्चन में, तो जो जरूर देखें। और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 टू 40। तो 21 क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is not similarity between electrostatic and gravitational force? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, both the forces obey inverse square law। बिल्कुल सही है। ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स both obey inverse square law। Force is inversely proportional to r square। Both forces operate over large distances। Yes, it can operate over large distances also। ओके, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बिल्कुल सही। दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या है बच्चों? नेचर में कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। बोथ द फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। नो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? 22nd क्वेश्चन कहता है द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर having charges this and this placed 20 centimeter apart in air। दो स्मॉल स्फीयर्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस दिए गए हैं, इनके ऊपर कितनी फोर्स होगी वो हमें देखनी है बच्चों। तो क्या होगा? फोर्स क्या होती है बच्चों? फोर्स होती है के की वैल्यू क्या है? अगर हम फॉर्मूला लिख दें के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है बच्चों? 9 इंटू 10⁻⁹। एक चार्ज है 10⁻⁻7, दूसरा है 2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपके पास क्या बच गया? ऊपर है 18, 10⁻⁻14 इंटू 9, ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय नीचे क्या बच गया बच्चों? 4 इंटू 10⁻⁻2। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर -2, ये 0, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 10⁻⁻1। अगर आप उसका स्क्वायर कर दें तो 4 इंटू 10⁻2। क्या बचेगा बच्चों यहां पर? 4.5 इंटू 10⁻3 न्यूटन। गेटिंग माई पॉइंट? कैसे? ये पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी बेटा। -5 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? -3। गेटिंग माई पॉइंट? तो विच इज द करेक्ट आंसर? दिस इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट ईच प्रोटॉन एक्सर्ट ऑन द अदर। न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया है बच्चों। चार्ज ऑन प्रोटॉन हम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो फोर्स किसके बराबर आएगी? के। चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इंटू ई डिवाइड बाय आर। आपको सिर्फ यहां वैल्यू पुट करनी है बच्चों। 9 इंटू 10⁻9, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर कितना दिया है? 3 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप इसे सॉल्व करें बेटा, ऊपर बच गया है 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻। अगर आप देखें यहां पर क्या बचेगा? ये है 10⁻9 और ये हो जाएगा -38 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻30। 9 से 9 कैंसल। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये बचेगा 10⁻8 और ये हमारे पास बच गया 2.56 इंटू 10⁻9 into 10⁻8। अल्टीमेटली यू कैन राइट 25.6 न्यूटन। ये आप लिख सकते हैं। समझे बच्चों? ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन बच्चों,
Two insulated charged metallic spheres P and Q have their centers separated by a distance of 60 centimeter. The radii of P, Q are negligible compared to the distance of separation. जो रेडियाई है वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है बच्चों. ओके, द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हमें देखनी है. क्या होगी बच्चों? फोर्स ऑफ रिपल्शन वही K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, द म्यूचुअल फोर्स इफ द चार्ज ऑन ईच इज, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, K की वैल्यू दिस, चार्ज क्या है बच्चों 3.2 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर. तो क्या बनेगा बच्चों? ये बन रहा है 9 इंटू 10⁻9. यहां पर देखिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूं बेटा 3.2 इंटू 3.2. बिल्कुल बेसिक तरीके से हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं. ऐसा ना लगे कि आपको कि यार फटाफट से कैलकुलेशन निपटा दी, पता नहीं चला. अगर आप यहां पर देखें 0 10⁻2, ये बच जाएगा 10⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 10⁻2. अब अगर हमें ध्यान से इसकी कैलकुलेशन को देखना है बेटा तो ये किसके बराबर बचेगा? ध्यान से देखिए बेटा, 9 3 पे गया बेटा 2, फिर से गया तो ये भी 2. अगर आप देखें तो ये 1.6, ये भी 1.6 और 1.6 इंटू 1.6 2.56. ये सबको पता है. इस पावर को आप ऊपर ले जाएंगे, ये भी एक पावर बच गई. ये हो गया टोटल मिला के इन दोनों का हो गया 10⁻11 और वहां था 14. तो क्या बचेगा बच्चों? -3 न्यूटन. बिल्कुल बेसिक तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए बच्चों. मूविंग टुवर्ड द 25th क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स 10 न्यूटन. दो चार्जेस हैं. फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों? K Q1 Q2. माइक्रोकूलम में है 10⁻12 डिवाइड बाय सर्टेन डिस्टेंस R स्क्वायर. इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज -3 को अगर आप +6 दोगे तो क्या बचेगा बच्चों? +3 को -6 देंगे तो क्या बचेगा? -3. -6 देंगे +4 को तो क्या बचेगा? -2. माइक्रोकूलम में है, ये रहेगा R स्क्वायर. अब हमसे पूछी गई है फोर्स, ये बेटा 10 न्यूटन थी, यहां पर F डैश है. अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, ध्यान से देखिएगा बच्चों, F डैश बाई F करेंगे तो F डैश में हमारे पास क्या अलग है? ये है हमारे पास -3 -2 और F में क्या है बेटा 3 and 4. ये -12 ये निपट जाएगा, K से K निपट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर. ये हमारे पास बचेगा बच्चों 3 से 3 निपट गया है तो क्या बच गया बेटा 2 से 2. ये था हमारे पास F डैश. F कितना था बच्चों? 10. ये आ गया 1/2. F डैश कितना आ गया बेटा? 5 न्यूटन. गेटिंग माई पॉइंट? पहले हमने F लिखा फिर F डैश लिखा. अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, जो कॉमन फैक्टर थे वो हमने एलिमिनेट कर दिए, बचे क्या 3 -2 3 4. इनकी रेशियो हमने ले ली बेटा और ये क्या बच गया 1/2. तो फैक्टर आ गया 1/2 का. F हमें दिया गया था 10 तो F डैश हमारे पास क्या बच गया है बच्चों 5 न्यूटन. गेटिंग माई पॉइंट? ओके बच्चों, चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन नंबर 26. द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. वैसे तो मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों को ये रेशियो याद होगी. दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हम कहते हैं 42 का रेशियो रहता है, ऑर्डर रहता है 10⁻42. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के बीच में 10⁻36. और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की तो इनके बीच में रहेगा 10⁻39 का ऑर्डर. बट बात यह है कि ऑर्डर हमें पता है, बट यहां पर हमारे पास क्या है फैक्टर भी है. इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. क्या है बच्चों?
अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी बच्चों, के q1, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है, डिवाइड बाय आर। अब अगर हम रेशियो देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस ऑर्डर में दिए जाते हैं उसी ऑर्डर में हम लोग रेशियो यहां पर फाइंड करते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी m1 m2। अब आपको बच्चों बहुत ही सावधानी से वैल्यूज पुट करनी है। 9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाय जी की वैल्यू बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻20। आपको ये वैल्यूज सावधानी से यूज करनी है बेटा। अब अगर हम बात करें रेशो की, ऊपर हम जो फैक्टर्स हैं उनको एज इट इज रख लेते हैं बेटा। ये जो फैक्टर्स हैं इसको मैंने एज इट इज रख लिया। देखिए कोई छेड़खानी इनके साथ मैंने यहां पर नहीं की, सिर्फ पावर्स को हैंडल करेंगे। ऊपर यहां पर पावर क्या है 10⁻⁹, ये है -10⁻38। तो क्या बच जाएगा बच्चों 10⁻⁻29। ऊपर पावर ये बचेगी, नीचे क्या बचेगी बच्चों, यहां पर है 10⁻⁻11 -31 42 हो गया, -27 -69 हो गया। सॉरी यहां पर क्या हो गया बच्चों -69। पावर्स का खेल आराम से निपट जाएगा। अब हमें वैल्यूज देखनी है बेटा, बड़ी सावधानी से आराम से वैल्यूज आपको देखनी है। तो क्या बचेगा ध्यान से देखिए बच्चों, 9 से अप्रोक्सीमेटली मैं इसे कट कर सकता हूं 9.1 को, 1.6 से 1.67। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में दोनों ही बड़े थे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उससे हल्का सा बड़ा छोटा हमारे पास आंसर होना चाहिए। तो ये क्या बच गया बेटा, अगर ये दोनों बड़े थे तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड कर दी। तो 6.67 को मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या कर दिया 7, क्योंकि 9.1 यहां पर बड़ा था 9 से, 1.67 बड़ा था 1.6 से, तो मैंने थोड़ा सा इसको फेवर कर दिया और यहां पर बच गया 10⁻+40। अब अगर आप देखें तो ये आ गया 16/7 इंटू 10⁻39। अब आप रेशो आराम से लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻39। तो हमारे पास कौन सी अप्रोक्सीमेट रेशो आ रही है 2.4। दिस इज द टेक्निक। आप कंपटीशन में भी इस तरीके से टेक्निक को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कहता है बच्चों हमारे पास द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिंग फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस the distance between the two sphere. Oh my god, force is equal to k q1 q2 by r square। अगेन बच्चों फोर्स कितनी है 0.4 न्यूटन, ये है 9 इंटू 10⁻⁹, ये है 0.2 इंटू 10⁻⁻6, ये है 0.4 इंटू 10⁻⁻6। साइन जरूरत नहीं होती है हमें लिखने की जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। साइन हमें यह बताते हैं कि फोर्स कैसा होगा, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है तो फोर्स अट्रैक्टिंग होगा, दोनों प्लस हैं तो रिपल्सिव होगा, दोनों नेगेटिव हैं जब माइनस है तब भी रिपल्सिंग होगा। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो ये -4 से -4 कैंसिल, बचेगा क्या यहां पर बच्चों आर स्क्वायर इधर आ चुका है, ये बच गया 1.8। और यहां पर पावर्स का खेल, पावर्स का जबरदस्त खेल यहां पर जारी है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे पावर्स में कंफ्यूज होते हैं बेटा। पावर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 10⁻A 10⁻B तो ये आता है A + B, और अगर ये डिवाइड हो रही हो बेटा तो ये क्या आता है 10⁻A - B। ओके, मुझे वैसे ये पहले ही बता देना चाहिए था बट कोई बात नहीं। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है आप वीडियो को
रिवाइंड कर सकते हैं, पीछे जाकर देख सकते हैं कैसे हमने पावर्स को हैंडल किया है। तो यहां पर ये पावर्स कितनी हो जाएंगी, 9 माइनस 6 यानी कि -3। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻4। हमने पावर को एडजस्ट कर दिया है। नियरली क्या आएगा बेटा, 4.2 इंटू 10⁻²। आप देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन सबसे पास है बेटा, 4.42.4 इंटू 10⁻³ इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। गेटिंग माई पॉइंट। कैसे आप कैलकुलेशन को हैंडल करेंगे वो आपको ध्यान से सीखना है बेटा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर द एक्शन ऑफ गिवन कोलम्बिक force the acceleration of electron is this, then the magnitude of acceleration of proton under the action of the same force. Acceleration of electron, this is force divided by mass of electron, this is 2.5 into 10⁻22. Acceleration of proton, force divided by mass of proton, the same force, action of same force, force की magnitude same है। अब यहां पर हम यूज करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। कौन सा है वो, मास ऑफ प्रोटॉन कितने टाइम्स होता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मास ऑफ प्रोटॉन कितने टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बच्चों, 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितने टाइम्स होता है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमें यहां पर पता है, तो आप बिंदास क्या कर सकते हैं, 2.55 डिवाइड बाय दिस, इसको आप लिख सकते हैं 1.84 इंटू 10⁻3। अब आप देख सकते हैं कि क्या आंसर आने वाली है, पावर क्या बचेगी बच्चों, 10⁻19 और 2.5 डिवाइड बाय 1.84। ऑप्शंस फरोलिए, ऑप्शंस को देखिए बच्चों, अगर हमारे पास ऑप्शन बहुत पास में होंगी तब तो हम डिवीजन करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। 10⁻19 पावर सिर्फ एक ऑप्शन में है और उसके आगे क्या है देखिए 1.5, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। आप देख सकते हैं ऊपर 2.7 होता, नीचे 1.8, तो 1.5 एग्जैक्टली आता, बट यहां ये अप्रोक्सीमेटली आ सकता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगी, सी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट। पावर को डील करते ही निपट गया। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे फिर से, मास ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। फोर्स क्या होगी बच्चों इनके बीच में, के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रोटॉन चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स हो जाएगी। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो ये क्या होगा, 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर बेटा। ये आपको पहले ही पता है, हम पहले भी कर चुके हैं इसी वीडियो में। पहले वाले जो हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें हमने ये किया था, -19 का स्क्वायर डिवाइड बाय एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो ये हमारे पास बन गया 9 इंटू 2.56 इंटू यहां ऊपर क्या था -38, 9 गया -29, यहां से 20 आ गया तो क्या बचेगा -9। ये बात समझ में आई बच्चों। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा बेटा, 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻9। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -31। मैंने पहले भी हमने ये कैलकुलेशन की थी। 9 को मैं इससे कट कर दूंगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूंगा, ऊपर वाले को क्या कर दूंगा 2.5 और ये आ जाएगा +22। क्योंकि अगर आप इस पावर को देखें तो +22 की दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। ये है 2.5, तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है बच्चों, सी ऑप्शन। ओके। अब अगर हम देखें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, हमने पहले भी किया है, हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन को क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 1837। तो ये क्या आ जाएगा 2.5
सॉरी 1.5, ये हमने जस्ट ऊपर ही किया, देख सकते हैं आप बिल्कुल। एक्सेलरेशन ऑफ क्या आ रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी के डाटा को यहां पर यूज किया गया है, उसी के डाटा को यहां पर फिर से यूज किया गया है। अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 1.4 इंटू 10⁻19 के आसपास आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो बेटा, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हो। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी दोस्त आपके फिंगर टिप्स, MTG फिंगर टिप्स जो एक बहुत ही अच्छी बुक है उसे यूज कर रहे हैं, उनको ये वीडियोस रेकमेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल ट्राई टू पोस्ट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल वीडियोस ऑफ दिस MTG फिंगर टिप्स। ओके बच्चों, गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों, two charges are fixed on x-axis separated by distance d. Where should a third charge 2q be placed from A such that it will not experience any force? नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने क्लासेस लगाई हैं हमारी, उनको तो पता है कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाला है, बट आपके लिए हम यहां पर क्या रख लेते हैं, पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक भी लिखेंगे। मान लो यहां से ये डिस्टेंस है बच्चों x, तो ये क्या बचेगा, d माइनस है। तो क्या होगा बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर फोर्स 0 हो, तो ध्यान से देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे पास इधर फोर्स लगाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ओके, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर फोर्स लगाएगा। यस और नो? आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों चार्जेस की पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो इस पॉइंट पे ये पॉसिबल ही नहीं कि फोर्स 0। तो कहां पर फोर्स 0 होती है बच्चों, वही शॉर्ट ट्रिक की बात हम यहां पर कर रहे हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ए की वजह से फोर्स अवे होगी, बी की वजह से फोर्स टूवर्ड होगी। यहां पर ये कैंसिल हो सकता है। यहां पर देखा जाए बी की वजह से टूवर्ड होगी, ए की वजह से अवे होगी। बट अगर आप गौर से देखें बच्चों, वही ट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग, वो हम डायरेक्टली इसके बाद लिख देंगे, बट आप कंसेप्ट वाइज समझ लीजिए इसको। अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, तभी नेट फोर्स 0 होगी। बट यहां पर अगर आप देखें, ए का चार्ज छोटा है, डिस्टेंस बड़ा हो गया है, तो दीज कैनॉट कैंसल। इसका चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस छोटा है, तो एफ बी इज ग्रेटर देन, इस केस में एफ बी शुड बी इज ग्रेटर देन एफ ए, तो ये कैंसिल नहीं कर सकते। यहां पर एफ बी का चार्ज बड़ा है तो डिस्टेंस भी बड़ा हो गया, इसका चार्ज छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटा हो गया है। तो दिस इज द पॉसिबल डिस्टेंस। मान लेते हैं ये कितना है बच्चों, y, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बी शुड बी इक्वल टू एफ ए एट दिट पॉइंट। तो एफ बी क्या होगा बेटा, यहां पर k 3q, यहां पर कोई भी चार्ज हमने रख दिया, एक्स वाई जेड कैपिटल Q ही रख दिया, कोई फर्क नहीं पैदा, ये कट जाएगा हमारे पास। ये क्या है बेटा, d प्लस वाई का स्क्वायर, और a कितना है बच्चों, k q कैपिटल Q डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। बच्चों ये बात समझ में आई सबको? ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें कैलकुलेशन, k से k निपट गया, q से q, स्मॉल q से स्मॉल q, तो यहां क्या बचेगा, √3, ये क्या बच गया बेटा, d प्लस वाई 1/y, हमने साथ में रूट भी ले लिया। अगर आप इसे एडजस्ट करते हैं तो ये बन जाएगा d प्लस वाई डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू √3। यहां से हमारे पास y आ गया है d √3 प्लस 1, सॉरी -1। ओके बच्चों, ये हमारे पास यहां पर रिजल्ट आ गया, ये y आ गया। अब अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखें तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या होती है, y लिखने की, डिस्टेंस लिखने की। जिस चार्ज से हमें डिस्टेंस लिखना है, हमने a से लिखना था, तो वो चार्ज का रूट ऊपर आ जाएगा, d डिवाइड बाय दूसरा चार्ज, उसकी मैग्नीट्यूड बेटा यहां पर क्या पुट करनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। चार्ज का साइन क्या है, एक है प्लस, एक है प्लस, एक है माइनस, तो यहां पर वही साइन आता है √q, तो ये क्या बन जाता है, d √3 - 1। तो सेम रिजल्ट आप चुटकी बजा के लिख सकते हैं। अगर दोनों चार्जेस के साइन सेम होते तो ये बीच में लाई करता बेटा, यहां पर प्लस साइन आता, तो फॉर्मूला बाकी सेम रहता है। बट अगर ऑपोजिट साइन है
तो ये बाहर लाई करेगा और हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्या होगा आप ध्यान से देखिए, बट ऑप्शन में कोई भी ऐसा आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद आपको मैथ की एक और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 + 1 √3 + 1, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों √3 + 1 का d, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, √3 + 1d / 2। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इस स्टेप तक पहुंच जाते हैं, ये लिख लेते हैं, बट वो यहां तक नहीं पहुंच पाते, उनको ये चीज ध्यान में नहीं आती। तो आपको ध्यान से देखना है बेटा, आप इसको कैसे आप अपने डिजायरेबल आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 31. Consider the charges placed at the vertices of equilateral triangle of each side L. Sum of forces acting on each charge. ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये स्टेटमेंट हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सम ऑफ, यहां पूछा सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, एक चार्ज के ऊपर कैलकुलेट कर देते हैं। एक चार्ज के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये मान लो +q है, ये +q है बच्चों, और ये -q है। ओके बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूं, ये है A, ये है B, ये है C। अब अगर हम देखें फोर्स ऑन B बाय A इस तरफ होगी, तो फोर्स ऑन A बाय B किस तरफ होगी बेटा, इधर न्यूटन्स थर्ड लॉ। फोर्स ऑन A बाय C इस तरफ होगी बेटा, फोर्स ऑन C बाय A इस तरफ होगी, फोर्स ऑन B बाय C इस तरफ होगी। यस और नो बेटा, फोर्स ऑन C बाय B इस तरफ होगी। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन, यहां पर ईच की जगह पर वर्ड क्या आना चाहिए था बेटा, आंसर कैसे मैच करता है, यहां पर आना चाहिए था ऑल चार्जेस। क्या वर्ड आना चाहिए था, जो क्वेश्चन जिन्होंने बुक लिखी है उनको भी मैं यही कहूंगा कि इसे थोड़ा सा करेक्ट करें, सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल चार्जेस, यहां पर वर्ड होता तो हमारे पास क्या बनता है बेटा इसका आंसर, ये क्या है, सम ऑफ ऑल चार्जेस FA + FB + FC, सभी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, A के ऊपर लग रही है बेटा AB + AC, B के ऊपर लग रही है बेटा BA + BC, C के ऊपर लग रही है बेटा CA + CB। अब अगर आप ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, FAB = BA, AC = CA, BC = CB, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 0। नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाती है, 0। ज्यादातर बच्चे इसे कैलकुलेट कर देते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने शायद ये जो डायरेक्शंस हैं ये मैंने गलत ड्रॉ कर ली हैं। हाँ ओके, यहां पर ध्यान देंगे, रिपल्सिव आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर रिपल्सिव फोर्स थी बेटा, यहां पर भी रिपल्सिव फोर्स यहां पर आनी थी। ओके, और अगर हम देखें ये अट्रैक्टिव थी, ये अट्रैक्टिव है, निपट गया, और तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये फोर्स हमने थोड़ी सी गलत यहां पर ड्रॉ कर ली थी बेटा। क्लियर है, बाकी कोई यहां पर दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, अब अगर बच्चा कहे कि सर ये कैसे, अब अगर आप ध्यान से देखें, इसने पूछा ईच चार्ज, ईच चार्ज बेटा इन दोनों पे 120 डिग्री एंगल है, इन दोनों पे 120 डिग्री एंगल है, तो इन दोनों पे तो फोर्स आ जाएगी सेम, जो आपने शायद सॉल्व किया हो तो ये आंसर आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, इसमें तो ये √3 टाइम्स आएगी, तो कौन सी फोर्स पूछी है ये मुझे पता ही नहीं चल रहा था, कौन से चार्ज के ऊपर पूछा है, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज था कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। बट फिर आंसर पे नजर पड़ी 0 पे, फिर मैंने चेक किया कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, तब देन आई रियलाइज्ड, फिर आंसर की में चेक किया कि आंसर क्या दे रखा है, देन आई रियलाइज्ड ही वांट टू आस्क द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल चार्जेस, उन सबका सम क्या होगा। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कहता है चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इन द फिगर द रेशियो ऑफ चार्जेस। ये क्वेश्चन अधूरा है बेटा, क्या कहना चाह रहा है देखिए जरा, shown in the figure the ratio of charges q by q is this। ये क्वेश्चन अधूरा है, बट आप ध्यान से देखें बेटा। ओके,
ये क्वेश्चन हमारे पास अधूरा है, बट इसको कर सकते हैं। आपने बहुत सारी बुक्स में ये देखा होगा, ये पूछा जाता है फॉर इक्विलिब्रियम। बेटा क्या पूछा जाता है बेटा आपके पास, ये इक्विलिब्रियम के लिए पूछा जाता है कि अगर ये वाला चार्ज हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो तो रेशियो ऑफ चार्जेस क्या होगी। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की बात करता है, बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा, अगर हमें इसे इक्विलिब्रियम में करना है, के क्यू स्क्वायर बाय 2x का स्क्वायर, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है एक तो इसकी वजह से प्लस एक लग रही है क्यू की वजह से, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0। अगर इसे हमें इक्विलिब्रियम पे करना है तो इसका सम क्या होना चाहिए बेटा, 0। या फिर हम ये कहते हैं फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये तो इक्विलिब्रियम में पहले ही है, इसको हम इक्विलिब्रियम में प्रूव कर देते हैं। तो क्या आ जाता है बच्चों, यहां पर ये आपने कर रखे हैं पहले, तो q से एक q उड़ जाएगा, q बाय 4x स्क्वायर प्लस q बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा q बाय 4 प्लस q इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये आ गया q बाय 4 इक्वल टू माइनस q। तो ये आ गया -1 बाय 4 q बाय q। तो रेशियो हमारे पास क्या आती है बेटा, -1 बाय 4। वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी बुक्स में ये आपको देखने को मिलता है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या कहता है, 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। गौर से देखिए इस सेंटर को बेटा, यहां पर फोर्स निकालनी है। इस 4 की वजह से फोर्स इधर आएगी, तो इस फोर्स की वजह से 4 इधर आएगी। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे बेटा। इस +3 की वजह से फोर्स इधर आएगी बेटा F2, और इस +3 की वजह से फोर्स इधर जाएगी F2। ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट फोर्स क्या है, 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दिखने में टफ लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है। ये फोर्स इसकी फोर्स को कैंसिल करेगा, ये 3 माइक्रोकूलम इस 3 माइक्रोकूलम की फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ओके। मैं फिर से याद दिला दूं बेटा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। द फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर एक चार्ज रखा गया है, उसके ऊपर फोर्स क्या होगी बच्चों, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि चाहे ये सेंट्रोइड हो, चाहे ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके सेंट्रोइड की बात करें, चाहे ये हमारे पास एक स्क्वायर हो बेटा, चाहे ये हमारे पास एक स्क्वायर हो, डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को लिखवाए जाते हैं। इसके कॉर्नर पे चारों के चारों चार्जेस पड़े हैं। चाहे ये हमारे पास कोई और रेगुलर शेप हो, चाहे ये हमारे पास कोई और रेगुलर शेप हो, जैसे ये हेक्सागन, अगर इसके भी सभी वर्टिसेस के ऊपर आप चार्ज रख देते हैं तो सेंटर पे फोर्स हमारे पास क्या होती है, सेंटर पे फोर्स हमारे पास क्या होती है बेटा, फील्ड क्या होता है सेंटर पे, 0। अब अगर फील्ड एट सेंटर 0 है तो फोर्स क्या होता है, Q इंटू E। अगर फील्ड 0 है तो चार्ज जो मर्जी रख दो सेंटर पे, उसके ऊपर फोर्स क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैपिटल Q चार्ज था या कोई और चार्ज हमने सेंटर पे रखा। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज ग्रेविटेशनल अफेक्ट कैन बी थॉट टू बी कॉज्ड बाय फील्ड्स। Which of the following is true for the electrical and gravitational field? बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, फील्ड कंसेप्ट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉन्टैक्ट फोर्सेस। गलत हो गया। फील्ड जो कंसेप्ट है ये तो हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट। गलत हो गया बेटा, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द स्पेस। फील्ड आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। बिल्कुल, फील्ड हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पर फोर्स डिस्टेंस से एक्ट करती है। देयर इज नो वे टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड। बिल्कुल है, ये गलत है बेटा। हम वहां पर चार्ज रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो फील्ड की प्रेजेंस को बताता है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सी।
36 नंबर क्वेश्चन बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होगा? ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस इफ चार्ज एट दैट पॉइंट। अगर चार्ज है बेटा तो चार्ज पे ये टर्मिनेट या ओरिजिनेट होता है। अगर जैसे ये है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से गया यहां से पर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर चार्ज नहीं है तो फील्ड कंटिन्यूअस होगा, अगर चार्ज होगा तो हो सकता है फील्ड वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ब्रेक हो जाए, जैसे शेल के केस में भी हो जाता है कि फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होंगी, यहां पर फील्ड जीरो है और यहां पर फील्ड नॉन जीरो है, तो इस केस में भी ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो जाता है अगर सराउंडिंग में चार्ज है। तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा? डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों? क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा at। अगर आप ध्यान से देखें तो mlt-3a-1 ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाना चाहिए। कौन सी ऑप्शन दिख रही है बच्चों आपको? थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहे। 38, इफ द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। इसने दिया नहीं कहां पर, बट हम क्या मान सकते हैं? ऑप्शन से हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि भाई वहां पर जीरो होता तो वो अनचेंज रह सकता है, बट अगर नॉन जीरो है तो जनरली हमारे पास क्या होता है बेटा? k/r²। ये हमारे पास 38, तो जो फील्ड है वो q के प्रोपोर्शनल है, बट आई शुड डेफिनेटली से कि कुछ ऐसे केस भी हैं, जैसे अगर हमारे पास पोटेंशियल है उसके ऊपर चार्ज दिया तो उसके अंदर फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। बट वो जीरो को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह पर जहां पर भी चार्ज है वो फील्ड के प्रोपोर्शनल, फील्ड है जो चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो मुझे लगता है ज्यादा ऑप्टिमम आंसर इसका बी ही आना चाहिए। तो क्या होगा बच्चों? चार्ज अगर डबल कर देंगे तो फील्ड भी डबल हो जाएगा। 39 बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज दिस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाओ, फोर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? चार्ज इनटू फील्ड। तो फील्ड क्या हो जाएगा? फोर्स है 2.25, ये आएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आप देखें तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी 2.25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 15। आप इसे कट कर दें बच्चों तो ये क्या बच गया हमारे पास? ये क्या बच जाएगा बेटा हमारे पास? आप इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻², 15, ये कट जाएगा तो 15 इंटू 10⁻², 1500 न्यूटन आप यहां पर कह सकते हैं। ओके बच्चों, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज हमने यहां पर कर दिया। क्लियर बात? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बच्चों 40। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट देख लेते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस हैज अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, इसके अंदर हमारे पास फील्ड क्या होता है? जीरो, बट इसका रेडियस कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया गया है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और हमें फील्ड कहां फाइंड करना है? 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि पॉइंट लाइज आउटसाइड, और आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या होता है? kq/r²। तो क्या होगा बच्चों? k हमारे पास क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज क्या है बच्चों? ओके सॉरी, हमें तो चार्ज फाइंड करना है रे। तो r कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को, सॉरी 20 सेंटीमीटर को क्या लिखा जा सकता है? 0.2 मीटर। 0.2 मीटर का स्क्वायर। और फील्ड कितना है बच्चों? 1.2 इंटू 10⁻3। बिंदास आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। 1.2 ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻3 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻9। क्या बन रहा है बच्चों? गौर से देखिए, अगर आप इसे 3 से कट कर दें, 3 से कट कर दें 0.4, ये आ गया 1.6 डिवाइड बाय 3 इंटू
ऊपर क्या बच गया बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए, ये है 1 और ऊपर जाके ये -9 क्या हो जाएगा, -8। तो ये बनने वाला है 0.53 इंटू 10⁻⁻8। क्या ऑप्शन दिख रही है बच्चों आपको, फटाफट से देखिए, 9 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5.3 इंटू 10⁻9 -9 बच्चों। अब नेगेटिव क्या, चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फील्ड कहा गया है आपको, फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड किसके लिए होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज के लिए। वैसे तो यहां पर हमारे पास क्लियर आइडिया है कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी अगर आप देखें, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो वीडियो में, सॉल्यूशन में कोई वीडियो हो, आप चाहते हो कि हम थोड़ा सा और किसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करें या और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें, तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर आप मुझे पर्सनल मैसेज के थ्रू अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही है, इस वीडियो में हमारे पास इतना ही है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप स्टडिंग। थैंक यू।